हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स की दिसंबर 2023 के लिए तैयारी करवाई जा रही है। फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट सिलेबस आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का, पेपर 1 जनरल पेपर जो सब सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है और सेकेंड पेपर जो पर्टिकुलर कॉमर्स का, उसका आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। जस्ट आपको करना है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अप्रॉक्स 80 मेंबर्स हमारी फैमिली में हो चुके हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में दोनों हर क्लास की पीडीएफ अवेलेबल है, मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो क्लास है जिस उसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे डेली मिलता ही मिलता है, वो आपको अच्छे से पता है। सो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में दोनों पेपर्स की अल्टरनेट डेज क्लासेस कंडक्ट होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ऑलरेडी हम अपने कॉमर्स पेपर जो हमारा पेपर 2 कॉमर्स है, उसकी क्लासेस हमारी ऑलरेडी 2 जुलाई से चल रही हैं। सो इसमें हम आज हमारा लास्ट सेशन होगा, जिससे हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की। ऑलरेडी हम हमारी यूनिट 1 बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट सेशन है, जिससे हमारी ऑडिटिंग और अकाउंट्स और ऑडिटिंग की भी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो कल मतलब डे आफ्टर टुमारो हम अपनी यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे अपनी सिलेबस की जर्नी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम पेज नंबर 99 के नज़दीक है हमारा, जहाँ से हमने यहाँ स्टार्ट करना है। आज हमने करना है रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। वहाँ पे आ जाते हैं 19। सो इट विल बी, ये तो हमने सब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वगैरह तो हमने सब कुछ कर लिया था, ये भी किया हुआ है हमने, ये भी हमने कर लिया था यहाँ से। हाँ, सो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी यहाँ से। आज ये सेकेंड यूनिट का सिलेबस में लास्ट टॉपिक है, जो है रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, जिसमें हम मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ेंगे, क्या होता है एनर्जी ऑडिट पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट ऑडिट हो गया, सिस्टम ऑडिट हो गया और सेफ्टी ऑडिट हो गया। सो आज के सेशन में ये सारा टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ अब जो रीसेंट ईयर्स हुए ना, यानी जो अभी कुछ मतलब रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा फोकस डाला है ना कि जो ऑडिटिंग है ना, अब देखो ऑडिटिंग को वो कहते हैं, आप इसे जस्ट ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक सीमित मत रखो। इन शॉर्ट देखो, ऑडिटिंग मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है, आपने वेरीफाई करना है, आपने कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना है, और आपने एग्जामिन करके ये बताना है कि जितने भी रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं अकाउंटेंट्स के द्वारा, उनको यूज़ करके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है या उनको इग्नोर कर दिया गया। सो दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यू हैव टू कन्वे ड्यूरिंग ऑडिटिंग प्रोसेस। यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली ऑडिटर्स कन्वे करते हैं, वो बताते हैं। बट उन्होंने क्या कहा, अब वो क्या कह रहे हैं, देखो अब कुछ ऐसे जो बीते कुछ साल है ना, अब इसमें ना ऑडिटिंग को ना वो बियॉन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके जा रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप जो ऑडिटिंग का स्कोप है ना, उसको बढ़ाओ, उसको जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट करने तक सीमित मत रखो। उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड ऐसे भी एरियाज है, उनको भी इंक्लूड करो। यानी वो भी चीज़ें ऑडिटिंग के स्कोप में लेके आओ। उन चीज़ वो ही हमारे रिसेंट ट्रेंड्स हैं ऑडिटिंग में। यानी देखो, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अकेला बताना यानी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस अकेला बताना स्टेटमेंट्स में वो इनफ नहीं है। वो हमें इनफ डाटा नहीं प्रोवाइड करेगी, हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें जज कर पाए। रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, इसको सिर्फ बताना सीमित नहीं है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी डिटेल को इनकम्पास करना पड़ेगा। सो इससे कुछ ट्रेंड्स आए हैं ऑडिटिंग में जो ये शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी अब इन शॉर्ट जो आपकी ऑडिटिंग है वो अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक सीमित नहीं है, उसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें आ चुकी हैं। उन चीज़ों में सबसे पहले आता है मैनेजमेंट ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। देखो, मैनेजमेंट ऑडिट में क्या होता है, आप इवेल्युएट करते हो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। इसका मतलब समझो, देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसकी मैनेजमेंट होगी। यानी मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगी, वो चलाएगी। यानी वो ही की डिसीजन लेंगे, वो ही पॉलिसी मेकर्स है, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पॉलिसीज बनाएंगे। क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव करने हैं, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करके अचीव करने हैं, क्या उनके रिसोर्सेज हैं उनके पास, उनको किस तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, ये सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में होता है। सो जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं
उसको एवेल्युएट करना कि वो इफेक्टिव है और एफिशिएंट है, यानी यूजलेस प्रैक्टिसेस तो नहीं फॉलो की जा रही, वो रिजल्ट दे रही है ना, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है ना, ये सब कुछ मैनेजमेंट ऑडिट एवेल्युएट करके बताता है। इसके अलावा मैनेजमेंट के सिस्टम कैसा है, उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस क्या है, टाइम पे डिसीजन ले जा रहे हैं, अगर टाइम पे ले जा रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स वो दे रहे हैं, या आपके यूजलेस हो रहे हैं, या आपके जो रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे हो वो एफिशिएंटली हो रहे हैं, मतलब वेस्टेज तो नहीं हो रही। ये सब चीज़ें मैनेजमेंट ऑडिट इवेल्युएट करके आपको बताता है। यानी इन शॉर्ट ये असेस करता है जो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करती हैं या नहीं। देखो ऑर्गेनाइजेशन बनी है अपने ऑब्जेक्टिव्स यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा कौन? मैनेजमेंट उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजीज लाएंगे। सो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का आपस में मैच खाना बहुत जरूरी है। अगर वो एक दूसरे के आपस में अलाइन ही नहीं करेंगे, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो दोनों के लिए हार्मफुल है। ना तो मैनेजमेंट अपनी स्ट्रेटेजीज में सक्सेसफुल रहेगी, ना तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी। ठीक है, सो वो इवेल्युएट करते हैं रिसोर्सेज का यूज। देखो रिसोर्सेज एक तो स्कार्स है, ऊपर से कीमत है, उनकी कॉस्ट पड़ती है आपको रिसोर्सेज, तो अगर आप उसका एफिशिएंट यूज नहीं कर रहे, मतलब उसको आप इवेल्युएट करो कि जो उसका यूज है वो आपको पता चले कैसा है, एफिशिएंट है या नहीं है। अगर एफिशिएंट नहीं है तो उसको किस तरीके से ठीक करा जाएगा, फिर ये सब कुछ हमें मैनेजमेंट ऑडिट बताएगा। ये हमारे मैनेजरियल जो हमारे की मैनेजरियल पर्सन है या अकेले मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट ऑडिट हमें ये हेल्प करता है कि वो अपनी मैनेजरियल परफॉर्मेंस में एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाए जहां उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखो नो डाउट, ठीक है, मैनेजर्स आपने बहुत हायर क्वालिटी के हायर किए हुए हैं, या आपके यानी मान लो अगर आप ही खुद आपने मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नो डाउट आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, पर कहीं ना कहीं आपका ऐसा एरिया होता ही है जहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये चीज हमें मैनेजमेंट ऑडिट बता देती है ताकि हम अपनी इंप्रूवमेंट आगे कर पाए। अब एक पेपर में ना बहुत बार क्वेश्चन आया, उसको डायरेक्टली उस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। उन्होंने पूछा था मैनेजमेंट ऑडिट के प्रोसेस में स्टेप्स बताओ। अब ये क्वेश्चन दो टाइप में आया। एक तो क्वेश्चन आया, उन्होंने आपको स्टेप्स दे दिए जंबल्ड वे में, ऊपर नीचे, उनको एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। फर्स्ट फॉर्म ये थी इस क्वेश्चन की। दूसरी फॉर्म ये आई, उन्होंने आपको 7-8 ऑप्शन दे दी, उन्होंने कहा एक मतलब वो सीक्वेंस में थी, उनमें से उन्होंने कहा इसमें से चूज करके बताओ कि कौन सी मैनेजमेंट ऑडिट के प्रोसेस की ऑप्शन है। सो इसको स्टडी करते हैं। देखो जब आप मैनेजमेंट ऑडिट का प्रोसेस कैरी आउट करते हो ना, उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, स्ट्रक्चर्ड वे में कैरी आउट किया जाएगा। सबसे पहला आता है आइडेंटिफाइंग एंड सेग्रीगेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। आपको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है आपके लिए उस चीज की। आपको सबका फर्स्ट मैनेजमेंट ऑडिट का पहला स्टेप ही ये होता है, फिर उसको सेग्रीगेट किया जाता है। देखो जो इस स्टेप में ना आप क्या करते हो, आप समझते हो और क्लियरली डिफाइन करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहले आप अपने दिमाग में बिठाओगे, क्योंकि मैनेजमेंट है, यानी पहले वो अपने दिमाग में बिठाएंगे, अच्छे से समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर उनको अच्छे से डिफाइन करेंगे दूसरों को समझाने के लिए। यानी इस जो ये स्टेप है ना, ये कहता है कि ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ना एक क्लियर समझ होनी चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिजनेस गोल्स के रिगार्डिंग, फिर ही आप अपना मैनेजमेंट का ऑडिट स्टार्ट कर पाओगे। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ही नहीं पता या उनको आप क्लियरली डिफाइन ही नहीं कर पाए, तो मैनेजमेंट ऑडिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखो, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनी है, क्या अथॉरिटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने किसको रिपोर्ट करना, कौन से लेवल्स है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आता है। उसको समझो, देखो, उसको रिव्यू करो। यानी देखो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, उसको इवेल्युएट किया जाता है सेकंड स्टेप में, अच्छे से बहुत डीप एनालिसिस किए जाते हैं ताकि उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बताई जा सके। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कोई रिजल्ट्स दे रहा है, वो एफिशिएंट और इफेक्टिव है या नहीं है, ये सब कुछ जज किया जाता है। इसमें आप सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनको एग्जामिन करते हो, चाहे वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट की हो, सबऑर्डिनेट की हो, टॉप से लोअर की हो, कौन जितनी भी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनको एग्जामिन किया जाता है। जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस कौन से मर्जी लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है। एलोकेशन की जाती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑर्गेनाइजेशन के बीच, यानी किसके पास कितनी और अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ मैनेजमेंट ऑडिट में एग्जामिन किया जाता है। थर्ड स्टेप में आप आइडेंटिफाई करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर।
आपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को समझ लिया, मैनेजमेंट ऑडिट स्टार्ट से करने पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी रिव्यू कर लिया। अब आप आइडेंटिफाई करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। देखो जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। यानी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना तो ठीक है, अब ये होते क्या है। देखो ये वो यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस और एक्टिविटीज के लिए। मान रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब दो वर्ड से बना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस सेंटर। सेंटर मतलब कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी। यानी ये वो सेंटर्स या डिपार्टमेंट्स या एक्टिविटीज होंगी जो आप जिनको जिम्मेवार यानी या जिनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इस स्टेप में आप जितने भी आपके वेरियस यानी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो, उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल्स हैं, उन्होंने किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उन्होंने क्या काम करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है क्या उन्होंने अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ वो लाइन करते हैं या नहीं करते, ये सब कुछ देखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप परफॉर्मेंस रिव्यू करते हो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। पहले आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को आइडेंटिफाई कर लिया, अब देखो कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको रिव्यू करो। यानी देखो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की इंडिविजुअली जितने मर्जी सेंटर हो उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव जो सेंटर के लिए सेट हुई है, तभी आपको डेविएशंस पता चलेंगी। देखो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को, फिर आप उनकी परफॉर्मेंस को अकेले की परफॉर्मेंस को असेस करते हो, इवेल्युएट करते हो, उसको मेजर करते हो। फिर जो आपने परफॉर्मेंस को असेस या मेजर किया ना उसको कंपेयर किया जाता है जो उस सेंटर के लिए स्टैंडर्ड रखा गया था। अगर तो स्टैंडर्ड के साथ वो मैच खा गई, फुलफिल कर गई, फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर ज़्यादा हुई वो उससे भी ब्रिलियंट बात है, बट अगर कम हुई यानी डेविएशन अराइज होगी सो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। यानी इसमें आप एनालाइज करते हो कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, यानी कौन सी चीज़ें जो मेन पॉइंट की हैं जो परफॉर्मेंस को बता रही हैं, दर्शा रही हैं कि परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फाइनेंशियल डाटा उसको एनालाइज करो अच्छे से। जितने भी आपके पास रेलेवेंट मैट्रिक्स है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं उनको यूज करना पड़ेगा, तभी आप डिटरमाइन कर पाओगे कि ये देखो जब आपने सारे मैट्रिक्स को स्टडी कर लिया, उनको यूज कर लिया, आपके पास बहुत सारा डाटा आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ गई, तभी आप उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके ये बता पाओगे कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो कर रहा है तो वेल एंड गुड थिंग, फिर तो उसको छोड़ दोगे। अगर नहीं कर रहा तो उसकी इंप्रूवमेंट, उसमें और इंप्रूवमेंट लेके आओ, उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करोगे, वो अपने स्टैंडर्ड्स को तो एटलीस्ट मीट करे, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स टाइम पे एफिशिएंटली अचीव हो पाएंगे विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट स्टेप आता है रिपोर्टिंग का। यानी आखिर में देखो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रिव्यू किया, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को आइडेंटिफाई किया, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया, अब आप करोगे रिपोर्ट। यानी मैनेजमेंट ऑडिट के प्रोसेस में जो लास्ट स्टेप आता है वो रिपोर्टिंग आता है। यानी एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जो जितनी भी आपने पिछले स्टेप्स में फाइंडिंग्स या रिकमेंडेशंस जो दी है मैनेजमेंट ऑडिट ने, उनको समराइज कर दिया जाता है। यानी इन शॉर्ट देखो जो स्टेप पीछे फॉलो हुए हैं ये सारे मैनेजमेंट ऑडिट प्रोसेस के स्टेप्स है ना, जितनी भी आपकी फाइंडिंग्स निकली हैं मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू, यानी जो ऑडिटर्स ने मैनेजमेंट ऑडिट किया उसके थ्रू जितनी फाइंडिंग्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सजेशन हैं, उनको समराइज कर दिया जाता है एक फाइनल रिपोर्ट में। यानी ये रिपोर्ट में पूरा ऑडिट प्रोसेस का ओवरव्यू होगा कि कैसे कैसे किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को ऑडिट किया गया, कौन सा प्रोसेस फॉलो किया गया, सिस्टमेटिक वे में किया गया या हर चीज़ को एनालाइज डीप में किया गया, सब कुछ होगा। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की वैल्यूएशन होगी, डाटा होगा, कितना वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अप टू द मार्क है या बहुत सारे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। रिकमेंडेशंस होंगी परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की और पूरी ओवरऑल मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को लेकर। ठीक है, समझ आ गया? ये था प्रोसेस मैनेजमेंट ऑडिट का। यानी इन शॉर्ट देखो जो मैनेजमेंट ऑडिट है ना, ये ना एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू है सिस्टम्स और प्रोसीजर का ऑर्गेनाइजेशन में। यानी इससे क्या होगा, जब आप एक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में यानी आपके मतलब जितने भी सिस्टम्स या प्रोसीजर्स वर्कआउट कर रहे हैं, कोई भी काम को कैरी आउट करने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर रहे हैं, जब आप उसका एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू करते हो ना, वो मैनेजमेंट ऑडिट होता है। यानी कि आपको इवेल्युएट करके बताता है कि जो आप एक्टिविटीज़ या ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे हो वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो रही हैं या नहीं हो रही है। मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रही है वो एफिशिएंट है या नहीं है, उनकी स्ट्रेटेजीज कोई रिजल्ट लेके आ रही है या नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। यानी इन शॉर्ट इसमें ना आप मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को असेस करते हो, क्या उन्होंने पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई हैं, क्या प्रोसेस
प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलोस किए जाते हैं एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि इंप्रूवमेंट पॉसिबल हो सके और आप उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर पाओ। इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, देखो आप मैनेजमेंट को देखते हो, मैनेजमेंट ऑडिट यानी मैनेजमेंट ऑडिट का नाम ही खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो आपको डिटेल में बताता है कि आप मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस को देखोगे, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। अगर मैनेज करने वाले बंदे ही नहीं सही से काम कर रहे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स किस तरीके से अचीव कर पाएगी। जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो पॉलिसीज एक्यूरेट है या नहीं है। पॉलिसीज क्योंकि एक फ्रेमवर्क है, क्योंकि एक गाइडलाइंस, अगर गाइडलाइंस ही गलत होगी तो जो नीचे लोअर लेवल पे काम करने वाले उनको पता ही नहीं चलेगा, उनको डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी उन्होंने काम कैसे करना है। अब जो प्रोसेसेस फॉलो किए जा रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को, वो कैसे हैं, वो प्रोसेसेस कुछ रिजल्ट लेके आ रहे हैं या जस्ट मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है, उनको अच्छे से करो। इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करो, उनमें इंप्रूवमेंट लेके आओ। ये नहीं अगर आपने एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया इंप्रूवमेंट के बट उसमें आप इंप्रूवमेंट लेके ही नहीं आए कभी, तो वो मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। सो ये सारी चीजें मैनेजमेंट ऑडिट के में आ जाती हैं। अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट ऑडिट की जो बहुत बार पेपर में पूछो मत कितनी बार आई हैं। ये अनगिनत बार पेपर में पूछी गई है, चाहे इकट्ठी पूछी गई हो, चाहे एक ऑप्शन यानी असर्शन डिसीजन की फॉर्म में, सब कुछ ये बहुत बार क्वेश्चंस आया है। सो इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला आता है इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। जो मैनेजमेंट ऑडिट है ना, जब इसको किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये एग्जामिन करता है जितने भी सिस्टम्स प्रिवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन में, क्या प्रोसेसेस और प्रोसीजर जो ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किए हुए उन सबको, यानी चाहे वो प्रोसीजर हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो प्रोसेस हो, किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी प्रोजेक्ट को मैन्युफैक्चर करने का, यानी जो भी चीज, यानी कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि देखो ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हाई लेवल की होती हैं। सो इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस, सिस्टम्स और प्रोसीजर्स काम करते ही करते हैं। आप उन सबको एग्जामिन करते हो, यानी आपने अच्छे से असेस करना है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स है, कितने लेवल्स है, कौन सा बंदा किस लेवल पे रिपोर्ट कर रहा है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को अच्छे में डिटेल में स्टडी किया जाता है कि जिस प्रोसेस को फॉलो करके आप डिसीजंस ले रहे हो वो रिजल्ट लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या है, फॉर्मल चैनल फॉलो किया जाता है, इनफॉर्मल चैनल किया जाता है, चाहे जौन सा मर्जी कम्युनिकेशन चैनल हो उसमें आपको कोई ड्रॉबैक्स लूपहोल्स तो नहीं है, वो अच्छे से काम कर रहा है। रिसोर्स एलोकेशन आप कैसे कर रहे हो, यानी एफिशिएंट यूज हो रहा है रिसोर्सेज का या नहीं हो रहा है, या वेस्टेज हो रहा है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स कैसे हैं, यानी आप परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए जो आपने सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किए हुए हैं वो रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, यानी इन सब चीज़ों के अच्छे से इवैल्यूएशन किया जाता है मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर। सेकेंड मेन की कैरेक्टरिस्टिक इसकी आती है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी इन शॉर्ट जो आपका मैनेजमेंट ऑडिट है ना, उसका जो प्राइमरी फोकस यानी जो उसकी जड़ है वो है इवेल्युएट करना कि सिस्टम्स और जो प्रोसीजर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव है या नहीं। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये इसकी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी आप एक चीज मान के चलो, जहां जहां मैनेजमेंट ऑडिट का नाम लिया जाएगा वहां वहां पे उसका जड़ यही मानी जाएगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम प्रोसेसेस और प्रोसीजर है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब ये दो चीजें क्या होती है, देखो एफिशिएंसी का मतलब होता है जब आप अपने जो आउटकम के लिए आप काम कर रहे हो, जो आउटकम आप चाहते हो, जो आपके मन में जो डिजायर्ड आउटकम है वो आप अचीव करो। अब उसके अचीव करने के साथ साथ आपने रिसोर्सेज की मिनिमल वेस्टेज करनी है, यानी काम भी करना है, आउटकम भी अचीव करनी है, साथ के साथ वेस्टेज को भी मिनिमाइज करना है। ये होती है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस ये होती है कि आपने जस्ट आउटकम अचीव करनी है, आपने डिजायर्ड लेवल पे पहुंचना है, एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, बट आपको रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट एक ही काम है, गोल्स होने चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ जैसे मर्जी वो हो सकते हैं। सो ये डिफरेंस होता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का। सो कई चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट होती हैं, कई इफेक्टिव होती हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे एफिशिएंसी अचीव करनी है, कहाँ पे आपने इफेक्टिवनेस को अचीव करना है। सो इन चीजों को ध्यान रख के ऑर्गेनाइजेशन अपना मैनेजमेंट ऑडिट करवाती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर्ड रिव्यू। देखो जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक अप्रोच है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन की, यानी अब जो ये एस्पेक्ट्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस के होते हैं उनको इवेल्युएट करना। यानी इन शॉर्ट देखो जो जब मैनेजमेंट ऑडिट किया जाता है ना वो एक ना स्ट्रक्चर्ड, मतलब पूरा स्ट्रक्चर, हर चीज़ किस तरीके से होगी, किस तरीके से वो रिलेटेड और एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करता है
जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको असेस करने के लिए, जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको असेस करने के लिए। यानी देखो, जब अगर आप मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को असेस करने जा रहे हैं ना, वो एकदम से सीधे तरीके से असेस नहीं होंगे, आपको एक बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, वो मैनेजमेंट ऑडिट। सो इन शॉर्ट यही एक मैनेजमेंट ऑडिट खुद ही एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में अप्रोच यूज करते हैं। यानी इसमें आप डॉक्यूमेंटेशंस को अच्छे से देखोगे, रिव्यू करोगे, हर चीज़ को डीपली स्टडी करोगे, इंटरव्यू कंडक्ट करोगे अपने की पर्सनल्स के साथ। यानी की पर्सनल वो बंदे हैं जो मेजॉरिटी आपके फंक्शंस या एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो आपको ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा शेयर अर्न करके देते हैं। डाटा को एनालाइज करोगे, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो आपने इकट्ठे किए हैं उनको स्टडी करोगे, कंपेयर करोगे प्रैक्टिसेस को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के और बेस्ट प्रैक्टिसेस का। यानी एक तो होता है देखो इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंडस्ट्री कंपैरिजन। इन शॉर्ट जितने भी आपने मैट्रिक्स यूज करके परफॉर्मेंस को मेजर किया, उसका जो डाटा आपके पास आया, आप उनको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे। मैनेजमेंट देखो, ये जो डाटा होगा ना, ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ रिलेटेड होगा। देखो कि आप सेम इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही है, सब कुछ आप डिटेल में करोगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। देखो, हमने इतना मैनेजमेंट ऑडिट किया, हमने सिस्टम्स को इवैल्यूएट किया, एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो किया, स्ट्रक्चर्ड रिव्यू किया हर चीज़ का। क्यों किया? हमने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए की जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यानी इन शॉर्ट जो मैनेजमेंट ऑडिट का पर्पस है वो जस्ट इतना ही है कि आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कि वो अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इन्हेंस कर पाए। यानी कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं, यानी जो की मैनेजोरियल पर्सन, वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे, उनकी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है। सो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनमें इंप्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। यानी इन शॉर्ट इसका मेन एम होता है कि आप इन एफिशिएंसीज जहां पे अराइज हो रही हैं वहां पे उनको पिन पॉइंट करो, उनमें इंप्रूवमेंट लेके आओ, उनमें न्यू प्रैक्टिसेस को इंडल्ज करो, या जो पुरानी प्रैक्टिसेस है उनमें सजेशंस लेके आओ, उनमें फाइंडिंग्स दो, उनमें रिकमेंडेशंस दो, आपकी किस तरीके से उनको चेंज किया जा सकता है। जितने बॉटलनेक्स यानी बैरियर्स या अड़चने आ रही हैं उनको रिमूव कर दो, वीकनेसेस को रिमूव कर दो, अपॉर्चुनिटीज लाओ, यानी नई नई चीजें ढूंढो जहां पे इंप्रूवमेंट या प्रोसेसेस, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी में पॉसिबल है। समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट? लास्ट स्टेप इसमें आता है अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन को। देखो, मैनेजमेंट ऑडिट एग्जामिन करता है कि जितने भी सिस्टम्स और प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, जो मैनेजर्स फॉलो करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते हैं या नहीं। यानी इन शॉर्ट ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट एक ही पाथ पे, एक ही ट्रैक पे सेम गोल्स अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं ना, कि दोनों कोई अलग अलग रास्तों पे तो नहीं जा रहे। देखो, अगर आपने जगह जाना ही एक है, काम एक है, एक बिल्डिंग के अंदर काम करना है, तो अगर अलग अलग रास्ते फॉलो करके जाओगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। सो एक डेफिनेट पाथ को फॉलो करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपके एक हैं। यानी इन शॉर्ट ये मैनेजमेंट ऑडिट आपको ये इंश्योर करता है कि जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं वो ओवरऑल जितने भी आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको इफेक्टिवली सपोर्ट करते हैं। यानी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बनी ही या इस तरीके से जा रही हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो उनको सपोर्ट कर पाए। अगर वो उनको सपोर्ट ही नहीं कर पा रही, यानी वो मैनेजमेंट अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन की अपने डिफरेंट गोल्स है, तो आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट विल बी अ फुल फ्लैज फेलियर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन प्लस मैनेजमेंट। ठीक है? यानी जब आप मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इनसाइट्स, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, डिटेल में, इन डेप्थ में इंफॉर्मेशन मिलती है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग, उन एरियाज में के रिगार्डिंग जहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए। वो इन चीज़ों को वो अपने ध्यान में रख के, मद्देनजर रख के बहुत ज़्यादा अच्छे इंफॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट का टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो, अगर आपको कोई भी डाउट अराइज हो रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, यूट्यूब सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। आपका डाउट डैम श्योर क्लियर किया जाएगा। मेरा मोटिव ये है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF प्लस UGC नेट का पेपर क्रैक हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, PDF आपको इन क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सो दोनों को लाइक सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको कंटेंट, देखो कंटेंट 100% जेन्युइन है। आप इस पे पूरा अच्छे से आप खुद एनालाइज करो, मेरे कहने की ज़रूरत है। आपको अगर ऐसा कोई कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा काम बस ये है कि नॉलेज शेयर करना। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, एनर्जी ऑडिट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यानी अब आता है हमारे पास एनर्जी ऑडिट का टॉपिक।
देखो जैसे मैनेजमेंट ऑडिट है ना, सेम तरीके से एनर्जी ऑडिट है, ये भी एक रीसेंट ट्रेंड है, रीसेंट डेवलपमेंट है ऑडिटिंग के परव्यू में, उस पर परस्पेक्टिव में इसको स्टडी करते हैं। देखो जो एनर्जी ऑडिट होता है ना, इसका मेन फोकस होता है कि आपने असेस करना है ऑर्गेनाइजेशन के एनर्जी कंजम्पशन के पैटर्न्स को। देखो एनर्जी कंज्यूम करेगी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्होंने काम करना है, काम करने के लिए एनर्जी की कंजम्पशन तो होगी ही होगी, डैम श्योर है। ऑर्गेनाइजेशन के एनर्जी कंजम्पशन के पैटर्न्स क्या है, यानी वो कैसे एनर्जी को कंज्यूम कर रही है डेली बेसिस पे, क्या उनके लेवल्स है, किस टाइप की एनर्जी वो कंज्यूम करती है, इस सब चीज़ों को एनर्जी ऑडिट असेस करके बताता है। वो इसमें इन चीज़ों को डीप में इवेल्युएट करता है, यानी वो एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके बताएगा। देखो जहाँ जहाँ देखो एनर्जी बहुत लिमिटेड है, यहाँ जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ पे वो एनर्जी सेव कर सकते हैं, अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं, बेनिफिट उनका, देखो उनका लेवल ऑफ एक्टिविटी नहीं चेंज होगा। अगर अपॉर्चुनिटी कोई ऐसे मिल रही है जो सेम लेवल मेंटेन करेगा एक्टिविटी और ऑपरेशंस का, बट आप साथ के साथ एनर्जी को सेव कर पाओगे, सो ये हमें एनर्जी ऑडिट सामने लाके हमारे पास डिटेल मेंशन कर देता है। आप अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करते हो, यानी आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसमें जब आप एनर्जी ऑडिट करते हो ना, इसमें आप डिटेल में इन डेप्थ एंड एग्जामिन करते हो कि क्या एनर्जी यूज हो रही है बिल्डिंग्स में, ऑपरेशंस में, प्रोसेसेस में, यानी जहां जहां पे काम हो रहा है बिल्डिंग में कैसे एनर्जी यूज हो रही है, जो ऑपरेशंस और एक्टिविटीज आप कैरी आउट कर रहे हो चीज़ों को बनाने के लिए, सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, जो प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं उनमें एनर्जी को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। आप वेस्टेज को आइडेंटिफाई करते हो कि भाई यहाँ पे तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या इसके जब आपने सारी चीज़ें डिटेल में एनालाइज करती, फिर आप मेजर्स को रिकमेंड करोगे, यानी आपकी फाइंडिंग्स में जो सजेशंस होंगी उनको आप रिकमेंड करोगे कि इस तरीके से आप एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हो, और जो आप अपना कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हो सोसाइटी में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, जो एनर्जी कंज्यूम करके आप कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हो उसको किस तरीके से लोअर किया जाए, ये सब कुछ हमें एनर्जी ऑडिट बताता है। अब उन्होंने पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था जो बहुत बार आया, यानी अनलिमिटेड बार, वो कह रहे हैं जो एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑडिट है बिजनेस एंटरप्राइज में, उसमें आप उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी इन शॉर्ट एनर्जी मैनेजमेंट, मतलब ये अलग अलग नहीं, मतलब वो पीछे वाला मैनेजमेंट ऑडिट नहीं, एनर्जी को किस तरीके से मैनेज करना और क्या उसका ऑडिट का है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने, यानी ये एनर्जी ऑडिट का ही टॉपिक है। देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन आप कर रहे हो, जो उसकी आपको कीमत बढ़ रही है, जो उसको कॉस्ट बढ़ रहा है, उसको मिनिमाइज करो। यानी जो ये ऑब्जेक्टिव है इसका फोकस यही है कि जो एनर्जी यूज है ना उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके, और यानी अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करोगे, उसको अच्छे से स्टडी करोगे, आप डाटा गैदर करोगे, उसके एनालिसिस करोगे, आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आप एनर्जी को लेकर अपनी कॉस्ट को सेव कर पाओगे और इंप्रूव कर पाओगे अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को, ठीक है। यानी आप एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स को इंप्लीमेंट करोगे, यानी आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा यूज हो रही है, यहाँ पे कॉस्ट में ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपने एनर्जी को सेव कर सकते हैं। सो आप वहाँ पे एनर्जी को कंजर्व करने के लिए मेजर्स को यूज करोगे, नए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फाइंड करोगे, यानी जो सोसाइटी को किसी की वे में हार्म ना करे। देखो दो रिसोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी जैसे सोलर एनर्जी होगी हमारी, विंड एनर्जी होगी, हाइड्रो एनर्जी होगी, जिनका इतना फर्क नहीं पड़ता, यानी ये बनती रहती है, रिन्यूएबल है, ये रिप्लेनिश होते रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है जैसे कोल, पेट्रोल, ये तो डिप्लीट हो रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं, ये बने, इनको तो करोड़ों अरबों साल लगते हैं बनने में। सो ये चीज़ों पे आप ध्यान दोगे। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव आता है कि आप जो एनर्जी जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो उसमें वेस्टेज हो रहा है, उसको मिनिमाइज करो। यानी देखो ये ऑब्जेक्टिव का एम है कि जितनी एनर्जी वेस्ट, देखो ठीक है नो डाउट एनर्जी वेस्ट होगी ही होगी, ये एक नेचुरल थिंग है, आप बिल्कुल एनर्जी का ऐसा तो कोई कभी आ ही नहीं सकेगा कि आप जीरो वेस्टेज पे हो जाओ, बट आप उस वेस्टेज को तो रिड्यूस कर सकते हो ना। उसको किस तरीके से रिड्यूस करना, इन एफिशिएंसीज देखो, आइडेंटिफाई करो एरियाज कहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है फालतू में, बेफालतू के, यानी कोई फायदा भी नहीं हो रहा बट एनर्जी लॉस हो रही है, उन एरियाज को ढूंढो, वहां पे एनर्जी सेविंग टेक्निक्स को, प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करो ताकि आप उस वेस्टेज को रिड्यूस कर पाओ, क्योंकि एनर्जी एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। आप ऑप्टिमाइज करो एनर्जी यूज को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो फॉर एग्जांपल एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाइटिंग हो, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन एसी होगा, ठीक है, एयर कंडीशनर। सपोज करो आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग टाइम है 9 to 5,
ठीक है, 9 to 5 के बाद सारे एम्प्लॉयज चले जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में काम बंद हो जाएगा, बट आप एसी पूरी रात चलता छोड़ दो, मतलब आपकी जरूरत नहीं है, चलो पूरी रात छोड़ो कि लाइक आपने एसी 2 घंटे बाद बंद किया, वो 2 घंटे में यानी 2 आवर्स एक्स्ट्रा आपको पता ही नहीं कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है, ऐसी चीजों को रिड्यूस करो। थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो कर रहे हो, जो इन्वायरमेंटल को हार्म कर रहे हो, उसको मिनिमाइज करो, यानी जो ये ऑब्जेक्टिव है ये अलाइन करता है विद प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। कहने का क्या मतलब है, देखो सस्टेनेबिलिटी क्या है, आप अपने जो सस्टेनेबल यूज होता है आपके रिसोर्सेज का, वो ये कहता है ठीक है आप अपनी रिसोर्सेज को यूज करो बट उनको फ्यूचर जनरेशंस के लिए तो छोड़ दो। अब ऐसा देखो फ्यूचर जनरेशन सर्वाइव कैसे करेंगे, यानी जो फर्दर कमिंग जनरेशंस हैं उनको भी तो रिसोर्सेज चाहिए ना, यानी उसकी वेस्टेज कम करो, उसका सस्टेनेबल यूज करो, यानी आप जो आपकी एनर्जी जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो उसका इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है उसको स्टडी करो, उसको रिड्यूस करो। आप जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन एमिट कर रही है उनको कंट्रोल करो, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करो, रिसोर्स डिप्लीशन को कंट्रोल करो, तभी तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ बचेगा। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहना है। और इन शॉर्ट जो आपका एनर्जी और डेटा वो प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मैच खाता है, उसके साथ अलाइन करता है। समझ आ गया, कोई डाउट? नेक्स्ट हमारे पास आता है एक इन्वायरमेंटल ऑडिट, वो भी एक रिसेंट ट्रेंड है। देखो जो इन्वायरमेंटल ऑडिट है ये इवेल्युएट करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है और क्या ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई कर रही है इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के और स्टैंडर्ड्स के साथ। देखो जैसे ना हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में को स्टेटमेंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने, सेम तरीके के लिए इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स भी बने हुए हैं, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी पड़ती है। ये रेगुलेशंस इसलिए बनाई गई थी क्योंकि देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी में ऑपरेट करती है, सो वो सोसाइटी से नेचुरल रिसोर्सेज ले रही है, एक तो मेन चीज़ ये वो रिसोर्सेज से ले रही है और बदले में कुछ देने के बजाय इन्वायरमेंटल को खराब करके पोल्यूशन के थ्रू, वेस्टेज के थ्रू और इम्पैक्टेड डाल दिया। सो इस चीज़ को संभालने के लिए इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस और प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे। अब इन्वायरमेंटल ऑडिट आपको ये बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है, यानी ऑर्गेनाइजेशन कोई स्टेप्स ले रही है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अनगैली है उनकी, यानी जो मर्जी वो बस हार्म ही कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे और वो कंप्लाई कर रहे हैं एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड का। ये सब कुछ हमें इन्वायरमेंटल ऑडिट एग्जामिन करके बताता है, यानी ये असेस करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज कैरी आउट की जा रही हैं, चीज़ें बनाने के लिए, सर्विसेज को रेंडर करने के लिए या ऑपरेशंस जो फॉलो किए जाए, उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, यानी वो इन्वायरमेंट में कोई हार्म कर रहे हैं, वो हार्म को रिड्यूस कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। रिस्क और अपॉर्चुनिटीज इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए जो हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करके हमें इन्वायरमेंट और डेट बताता है, यानी हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं या यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पे काम करना बंद करना पड़ेगा। और रिकमेंड करती है मेजर्स को ताकि जितने भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कर या उनको कम किया जा सके, उनको या तो खत्म किया जा सके, अगर खत्म करना पॉसिबल नहीं तो रिड्यूस किया जा सके, रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके, क्योंकि अब इंडिया वर्ज पे है कि रिसोर्सेज खत्म होने को आए हैं, प्रमोट किया जा सके एनवायरमेंटल स्टैवर्डशिप को। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम्स ऑडिट। देखो जो ये ट्रेंड्स है ना, आपको इनफ है, इतने आप कर लीजिए, बहुत इनफ है। खास करके मैनेजमेंट और एनर्जी ऑडिट ही दो ऐसी चीज़ें जो पेपर में रैपिडली आती है, जो ये है, इनके जस्ट आपको नाम्स पता होना चाहिए, इजिली आप इनको कवर अप कर पाओगे। थर्ड हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो आता है सिस्टम्स ऑडिट का। देखो जो सिस्टम्स ऑडिट है ये ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जो चाहे आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, MIS हो गया, DSS हो गया, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, कोई भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एग्जामिन करता है सिस्टम्स ऑडिट। क्या टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो, किस लेवल की टेक्नोलॉजी, आपको उसका इंपैक्ट क्या बढ़ रहा है, ये डाटा मैनेजमेंट, डाटा को मैनेज करने के लिए जो प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किया वो कैसे है, सब चीज़ों को असेस करेगा सिस्टम ऑडिट। यानी ये असेस करके बताएगा इंटरनल कंट्रोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में है, जो प्लेस में, वो कैसे हैं, वो इफेक्टिव है या नहीं है, जस्ट नाम के हैं या कुछ काम भी करते हैं। डाटा इंटीग्रिटी बने, डाटा को कोई चोरी तो नहीं कर रहा, डाटा का डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रहा, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स है ना, यानी किसी को साइबर क्राइम का कोई विक्टिम तो नहीं बन रहा, IT गवर्नेंस को फॉलो किया जाता है, यानी ट्रांसपेरेंसी है ना जब आप IT को यूज कर रहे हो। यानी इन शॉर्ट जो सिस्टम ऑडिट है ना, आपको हेल्प करता है वल्नरेबिलिटीज को, रिस्क को और अपॉर्चुनिटीज को जो आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इनहेंस करते हैं, उनको
असेस करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। यानी आप उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे, यानी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी हो सकती है, यानी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, यानी यहाँ पे लूपहोल है, उसको इंप्रूव किया जा सके। सो ये सारी चीज़ों से एक तो आप इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी बनाए रखोगे, आपकी इन्फॉर्मेशन जो, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बहुत सेंसिटिव डाटा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, वो सिक्योर है, डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, रिस्क यानी इवन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आता है सेफ्टी ऑडिट। देखो सेफ्टी ऑडिट का मेन फोकस है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है या सेफ्टी प्रैक्टिस है, उसको असेस करना। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, इवन कितने ही स्टेक होल्डर्स यानी ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर बंदे की हेल्थ, जितनी भी सेफ्टी उसकी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, यानी किसी भी टाइप का किसी भी बंदे को हार्म नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ सेफ्टी में आ जाता है। यानी सेफ्टी ऑडिट यही बताता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट सेफ्टी की प्रैक्टिसेस हैं वो काम कर रही हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ ठीक है, सेफ्टी प्रैक्टिसेस काम कर रही हैं, प्लेस में है ना, ये सब कुछ चीज़ें हमें सेफ्टी ऑडिट बताएगा। ये इवेल्युएट करेगा कि जितनी भी मतलब गवर्नमेंट की सेफ्टी रेगुलेशंस है उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। हजार्ड्स और रिस्क को आइडेंटिफाई करके बताएगा कि यहाँ पे हजार्ड है, यहाँ पे रिस्क हो सकता है, किसी की लाइफ को डेंजर हो सकता है, और रिकमेंड करेगी मेजर्स को कि आप वर्क प्लेस सेफ्टी को और बढ़ाओ, यानी न्यू स्टैंडर्ड्स जो है उनके साथ कंप्लाई करो, उनको इंप्रूव करो, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करो और एम्प्लॉय के वेलबींग को इंश्योर करो, ठीक है। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे ये हमारे ट्रेंड्स खत्म होते हैं। देखो जो ये ट्रेंड्स है ना, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप रिकॉग्निशन दे रहे हो अच्छे से, जो नए नई ऑडिटिंग में ट्रेंड्स आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप वैल्यूएबल इंसाइट्स आपको मिलेंगे हर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के रिलेटेड बियॉन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अब आपको अकेली इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग में ऑडिटिंग आपको इससे भी आगे नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इससे क्या होगा, ऑडिट का स्कोप एक्सपेंड होगा, आप इसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेके आ रहे हो, एनर्जी यूज लेके आ रहे हो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, जो सिस्टम्स हैं, जो सेफ्टी आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है वो ठीक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को गेन कर सकती है, अपनी ऑपरेशन जो वो कैरी आउट कर रहे हैं काम करने के लिए, क्या रिस्क और अपॉर्चुनिटीज हैं, किन को इंप्रूव किया जा सकता है। यानी इन शॉर्ट जो ऑडिटिंग का काम है ना, अगर आप उसको बियॉन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके जा रहे हो, यानी आप जितनी भी रिसेंट डेवलपमेंट यानी सब तरीके की ऑडिट करवा रहे हो, तो ये आपको हेल्प करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट कर पाए अपनी अकाउंटेबिलिटी को, अपनी इन्हेंस कर पाए उनकी सस्टेनेबिलिटी को, जितने भी रिस्क वो फेस करें उनको कम किया जा सके, और जितनी भी स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट किया जा सके ब्रॉडर सेंस में, ठीक है। समझ आ गया। सो यहाँ पे ना हमारा सिलेबस होता है कंप्लीट। अब इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें पेपर में आई हैं, वो स्टडी करते हैं। कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत बार आया है। सबसे पहला आता है प्रोमिसरी नोट। देखो जो प्रोमिसरी नोट है ये क्या है, ये एक रिटर्न प्रॉमिस होता है एक पार्टी यानी जो इशूअर यानी जो प्रोमिसरी नोट इशू कर रहा है उसकी तरफ से, कि वो एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी पे करेगा दूसरी पार्टी को, जिसको हम पे के नाम से जानते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम या ऑन डिमांड पे। मतलब सपोज करो जैसे मैं हूँ, अगर मैं एक प्रोमिसरी नोट किसी पर्सन को इशू कर रहा हूँ तो मतलब मैं इशूअर हो गया, ठीक है। यानी मैं जो बंदे को प्रोमिसरी नोट इशू कर रहा हूँ, जिसको पैसा मिला वो हो गया पे। सो मैं उसको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी उसको दूंगा, या तो एक स्पेसिफिक टाइम पे, या अगर वो जब डिमांड करेगा तब। ये होता है प्रॉमिसरी नोट। इन शॉर्ट ये ना एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो ये पूरी टर्म्स और कंडीशंस बताता है डेटर ऑब्लिगेशंस की। यानी जब एक प्रॉमिसरी नोट बना जाएगा ये पूरा लीगली बाइंडिंग होगा। अगर मैं प्रॉमिसरी नोट बना रहा हूँ तो पूरी जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मैंशन होंगी, यानी मैं सब चीज़ें मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मेरी ये डेट तुम्हारी तरफ बनता है और ये ऑब्लिगेशन है, उसको मैं इस टाइम पे या आपकी डिमांड पे फुलफिल कर दूंगा। अब एक स्टेटमेंट आई थी, वो स्टेटमेंट चलो पेपर में, आई एक्नॉलेज टू बी इंडेप्टेड टू यू फॉर 10,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव। ये लाइन का क्या मतलब है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मेरा तुम्हारी तरफ 10,000 रुपया पेंडिंग है, यानी मैंने तुमको 10,000 रुपया देना है, जो डिमांड पे मैं आपको दे दूंगा। यानी जो ये स्टेटमेंट थी ना, ये क्लियरली एक्नॉलेज करती है इंडेप्टनेस ऑफ अ इशर टू पे। यानी ये स्टेटमेंट उन्होंने ऐसे ही एज इट इज दी थी और उन्होंने नीचे ऑप्शन दी थे, वो कहते थे बताओ ये स्टेटमेंट क्या है, ये कौन से में आती है, सो कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रॉमिसरी नोट था। यानी इन शॉर्ट ये स्टेटमेंट पूरा क्लियरली बता रही है कि मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ऑब्लिगेशन, मेरी देनदारी है
तुम्हारी तरफ, यानी मैं इश्योर हूँ, मतलब मैंने पेई को 10,000 देना ही देना है। यानी इवन ये स्टेटमेंट ये भी बता दिया कि जो अमाउंट पे करना है वो डिमांड पे होगा, मतलब जब जिस बंदे को पैसा देना है ना, जब वो डिमांड करेगा तब पेमेंट उसको दे देंगे, जिससे ये इंडिकेट होता है कि पेई यानी जिस बंदे ने पैसा रिसीव करना वो जब मर्जी पेमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कोई भी टाइम पे। सो ये सारी जो ये स्टेटमेंट है ये प्रॉमिसरी नोट के जितनी रिक्वायरमेंट सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। ठीक है, समझ आ गया। आगे आता है एक टॉपिक था ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग ऑन माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है, ये अकाउंट्स का फॉर्मूला है, इसको भी पूछा गया था। देखो अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, आपके पास एडिशनल हो, आपके पास ड्राइंग्स हो, आपके पास प्रॉफिट हो, अगर इन चीज़ों से आपने ओपनिंग कैपिटल को निकालना तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला करना पड़ता है। देखो अगर आपने ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आपके पास जो क्लोजिंग कैपिटल उसमें आप उसमें जितनी नई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वो माइनस कर दो, जो ओनर के द्वारा पैसा कटवाया गया जिसको ड्राइंग्स का आनंद देते हैं वो प्लस कर दो, और जो प्रॉफिट ड्यू है देना है उसको माइनस कर दो। यानी जो ये इक्वेशन है रिप्रेजेंट करते हैं कि आप ओपनिंग कैपिटल जो बिजनेस के उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब इन शॉर्ट जो ओपनिंग कैपिटल है ये वो कैपिटल होती है जो एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में होती है। बिल्कुल अकाउंटिंग यानी 1 अप्रैल से हमारे अकाउंट स्टार्ट होते हैं, मोस्ट प्रेफर्ड डेट है। सो जो इस डेट पे कैपिटल होगी उसको हम ओपनिंग कैपिटल कह देते हैं। यानी इसको डिटरमाइन किया जाता है अलग अलग फैक्टर्स को देके, जैसे कि लाइक आप क्लोजिंग कैपिटल, देखो जो ये फैक्टर्स हैं ये वो वाले फैक्टर्स हैं मतलब जो क्लोजिंग कैपिटल को मतलब बनाने में आपको बताने में हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट ये कैलकुलेशन के फैक्टर्स हैं। लाइक अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल तो आप उस क्लोजिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स या प्रॉफिट उनको देके आप अपनी ओपनिंग कैपिटल को फाइंड कर सकते हो। इस इक्वेशन में क्लोजिंग कैपिटल जो प्रीवियस पीरियड क्या है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, यानी इन शॉर्ट जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो विल बी क्लोजिंग कैपिटल से हम एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स प्लस कर देंगे और प्रॉफिट माइनस कर देंगे, इससे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है साल के बिगनिंग में होती है, यानी फाइनेंशियल पीरियड जैसे स्टार्ट होगा जो हमारी फर्स्ट डेट पे कैपिटल होगी वो ओपनिंग होगी, क्लोजिंग होगी साल के एंड में, यानी 31 मार्च को जब बैलेंस शीट डेट आएगी जिस डेट पे जब जो उतनी हमारी कैपिटल बनेगी वो क्लोजिंग होगी। एडिशनल कैपिटल होती है जब कोई पार्टनर या कोई भी ओनर बिजनेस का या कोई भी बंदा मिड ऑफ द ईयर और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो एडिशनल कैपिटल होती है। जब ओनर पैसा बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी बिजनेस का कोई लेना नहीं, उसने अपनी पैसा विड्रॉ कर लिया, वो ड्राइंग्स होती है। और जो बिजनेस का काम करके जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो प्रॉफिट के नाम, यानी ये तो नाम ऑब्वियस पता ही आपको प्रॉफिट होता है। यानी जो हम कैपिटल से जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया जब उसके थ्रू हमें कोई रिटर्न आती है, यानी बिजनेस को कोई रिटर्न आती है कोई काम करके कोई बिजनेस करके, वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एक जो हम अकाउंटिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज आती है। देखो बेहद सिंपल क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में, बट बच्चे यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, भाई हम तो भाई यूजीसी नेट के पेपर में बैठे हैं वो सिंपल क्वेश्चंस नहीं डालेंगे। देखो ठीक है, मानते हैं कि बहुत अच्छा बहुत वाइड कॉम्प्रिहेंसिव एक पेपर है जो आपकी एबिलिटी को आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है, बट नो डाउट यहाँ पे इजी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, कई बार टॉपिक बहुत इजी भी आ जाते हैं। सो उन्होंने सिंपल कहा था आपको बताओ एक्टिविटीज क्या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में। देखो सबसे पहले आता है कि आप जर्नलाइज करते हो ट्रांजेक्शन्स को लेजर अकाउंट से। सिंपल वे में जो सबसे पहले अकाउंट में जो फर्स्ट स्टेप आता है अकाउंटिंग में, आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जिसे हम जर्नल्स के नाम पे जानते हैं। यानी इन शॉर्ट सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर होती है उनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जिसे हम जर्नल का नाम देते थे। यानी इसमें आपके जितनी बिजनेस एक्टिविटीज जो हो रही हैं, जो जिसके फाइनेंशियल अफेक्ट्स पड़ रहे हैं उनको कैप्चर किया जाता है। सेकेंड मेन एक्टिविटी आती है कि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करते हो, यानी उनको लेजर्स में पोस्ट करते हो। पहले आपने जर्नल पास किया, अब उसको लेजर में पोस्ट किया जाता है। यानी लेजर्स क्या होते हैं, अकाउंट्स, यानी एक पर्टिकुलर हेड के नाम पे, यानी एक अकाउंट के अंदर जितनी भी उसके रेलेवेंट ट्रांजेक्शन उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है कि आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हो। देखो ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपकी एक्यूरेसी ऑफ, यानी आपको अप्रोप्रिएटनेस और एक्यूरेसी बताती है कि आपने ट्रांजैक्शंस ठीक रिकॉर्ड किए हैं या नहीं, यानी इन शॉर्ट उसको समराइज कर देते हो। यानी ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर किया जाता है ना, आप जितने भी आपके लेजर अकाउंट जो आपने अलग अलग बनाए हैं उनको समराइज कर दिया जाता है, ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि जो आपका डेबिट और इक्वल, जो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल वो बराबर है या नहीं। यानी जो भी आपके रिकॉर्डिंग का प्रोसेस जो आपने फॉलो किया, जो आपने
अकाउंट्स किए हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, एक्यूरेसी चेक की जाती है। लास्ट में आप डिराइव करते हो मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस बिजनेस डिसीजंस के, यानी इन शॉर्ट देखो, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास की, फिर लेजर में पूछ किया, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद स्टेटमेंट्स बनती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट। इससे आपको क्या होगा, आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलेगी जो आपने रिकॉर्ड की थी पिछले स्टेप में, आप उसको एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे। जब वो स्टेटमेंट्स बनेंगे वो आपको ये बताएंगे आपकी पोजीशन कैसी है, क्या आपके एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रॉफिट हो रहा है, जीपी हो रहा है या एनपी हो रहा है, जो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको ये चीज़ें रिलेटेड है। सो ये सारी की सारी चीज़ों से आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर पाओगे। लास्ट में जो होती हैं जो प्रेपरेशन, देखो मैंने आपको ऑलरेडी ये 2 स्टेप्स इकट्ठे बता दिए। अब जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हो ना अकेली, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट नहीं होगी, उसमें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया आपकी, इसके अलावा फंड फ्लो स्टेटमेंट होगा, यानी वो सारी स्टेटमेंट जो बिजनेस की जो परफॉर्मेंस और पोजीशन को जज करेंगी, यानी आपको जिससे परफॉर्मेंस और पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की पता चल गई कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे काम कर रही है, वो प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, उसको कुछ नुकसान तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से जज किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ताकि जो आप मैनेजर्स खुद यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कह सकते हैं, यानी इन शॉर्ट जो मान लो जो ओनर्स हैं वो भी जज कर पाए, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, जिनका ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी वे में इंटरेस्ट है, वो भी देख पाए। सो ये था अकाउंटिंग का प्रोसेस जो आपको पहले ही मेरे से भी अच्छा आपको आता होगा, ठीक है। सो एक और टॉपिक आया था वो भी कर लेते हैं। वो कह रहे, उन्होंने आपको मैचिंग का क्वेश्चन था ये, वो कह रहे उन्होंने एक साइड पे आपको स्टैंडर्ड्स दे दिया, फिजिकल, कॉस्ट और रेवेन्यू और प्रोग्राम, और दूसरे साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी था और उन्होंने कहा था मैच करके बताओ। देखो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो लेबर आर पर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कितने लेबर आर्स यूज किए गए हैं या कितने यूज हुए एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। जो कॉस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं कि एक यूनिट को बनाने के लिए क्या मटेरियल कॉस्ट पड़ी है। रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स हैं वो टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं कि प्रोडक्शन को क्या टाइम था प्रोडक्शन पूरी आउट को कैरी करने के लिए। जो प्रोग्राम स्टैंडर्ड है वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं एवरेज सेल्स पर कस्टमर के साथ। सो यहाँ पे हमारी आज के सेशन में यूनिट 2 होती है कंप्लीट पेपर टू कॉमर्स की। पूरा इन डिटेल हमने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का सिलेबस कर लिया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर दो या डिस्कशन ग्रुप में, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। सो आज का सेशन अब हम करते हैं वाइंड अप। अब जैसे आपको पता है अल्टरनेट डेज क्लास लगती है, अब हम करेंगे, कल होगी पेपर 1 की क्लास, परसों करेंगे पेपर 2 कॉमर्स के साथ, और हमारी 3rd यूनिट को स्टार्ट करेंगे जो है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है पेपर में, बहुत ध्यान से इसको करेंगे स्टार्ट। सो आपका आज का सेशन हम करते हैं वाइंड अप। अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी मर्जी वाली डाउट पूछो। जस्ट आपको क्या करना है, सिर्फ आपके तो आप देखो, मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ, वीडियो सेशंस के थ्रू जरूर जाओ, यानी उनको अच्छे से देखो, उनको समझो, क्योंकि मैं आपको बहुत सी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। पीडीएफ तो आपके पास है ही है, वो कहीं नहीं भागी जा रही है। ये नहीं है कि मैंने अगर पीडीएफ आपको दूंगा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पीडीएफ आपके पास ही रहेंगी, चाहे 20 बार मेरे से मंगवा लो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। बट सेशंस को जरूर देखो, क्योंकि ये आपका ही फायदा है, मेरा कोई इसमें फायदा नहीं। आपके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, आपको ही बेनिफिट होगा। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। सो कल मिलते हैं पेपर 1 की क्लास के साथ with a new session with a new set of topic. Good afternoon. Have a nice day ahead.